आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले बल। आज मैं BA BSc पढ़ाने जा रही हूँ पृथ्वी पर पाए जाने वाले बल। यानी हमारी पृथ्वी पर कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है तो कहीं द्वीप है तो कहीं महाद्वीप है, कहीं ऊंची पर्वतमालाएं हैं तो कहीं मैदान है। यदि माउंट एवरेस्ट की बात करें तो क्या माउंट एवरेस्ट की जो चोटियां हैं वो इतनी ही ऊंची रही होगी या आगे भी इतनी ही ऊंची रहेंगी। इसके अलावा यदि बात करें हम अरावली पर्वतमाला की, तो अरावली पर्वतमाला की चोटियां क्या सिर्फ चोटियां इतनी ही ऊंची थी या फिर मतलब पहले भी इतनी ही ऊंची रही होंगी। तो इसके अलावा यदि बात करें तो भारत का जो पश्चिमी तट है और पूर्वी तट है वहाँ पर उन्मजन और निमजन दोनों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो ऐसी इन सब उदाहरणों को देखते हुए यह सभी प्रमाण हमें कुछ ऐसी शक्तियों की ओर इंगित करते हैं जो कि हमारी पृथ्वी पर काट छांट करते रहते हैं और परिवर्तन लाते रहते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जो पृथ्वी पर होता रहता है, और इन्हीं परिवर्तनों के पीछे पृथ्वी पर पाए जाने वाले बल उत्तरदायी कारक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो बल पृथ्वी पर कार्य करते हैं जिसके कारण पृथ्वी पर प्रतिदिन परिवर्तन है वो होते रहते हैं। कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो अचानक से घटित होते हैं, कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो हमें नहीं दिखते, जो करोड़ों लाखों वर्षों की प्रक्रियाओं में घटित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भूतल पर दो प्रकार के बल पाए जाते हैं जिनको अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के नाम से जाना जाता है। तो जो अंतर्जात बल हैं वो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में जो बल पाए जाते हैं उनको अंतर्जात बल के नाम से जाना जाता है। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल कार्य करते हैं और उन बलों के कार्य करने से मतलब कई भूपृष्ठों का निर्माण होता है, महाद्वीपों का निर्माण होता है, महासागरों का निर्माण होता है, इसके अलावा पर्वतों का निर्माण होता है। तो जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल हैं उन बलों के द्वारा कई भूपृष्ठों का निर्माण भी होता है, विनाश भी होता है। तो उन बलों को कहते हैं अंतर्जात बल, जिनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है धीमी गति वाले बल, धीमी गति वाली शक्तियां, दूसरा है आकस्मिक बल। तो धीमी गति वाले बलों की यदि बात करें तो उन्हें पटल विरूपणी बल के नाम से भी जाना जाता है। जो पटल विरूपणी बल होते हैं वो पृथ्वी के इंटीरियर में क्षैतिज और लंबवत, ठीक है, क्षैतिज और लंबवत दोनों रूपों में जो बल कार्य करते हैं उनको पटल विरूपणी बल के नाम से जाना जाता है। इसको हम पटल विरूपणी बल के नाम से इसको कह सकते हैं, जिसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है महादेशजनक बल और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। तो महादेशजनक बल है वह लंबवत कार्य करते हैं, यानी पृथ्वी के अरीय बल के रूप में कार्य करते हैं, और इनके कार्य करने से क्या है महाद्वीपों का निर्माण होता है। यानी काफी लंबी करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया के बाद जो महादेशजनक बल है इनके द्वारा महाद्वीपों का निर्माण होता है। तो महाद्वीपों का निर्माण भी दो तरीके से हो सकता है, एक तो स्थानीय महाद्वीप निर्माण और दूसरा है विस्तृत महाद्वीपीय निर्माण। तो स्थानीय महाद्वीप निर्माण में हम कह सकते हैं कि जो स्थान विशेष में थोड़ी दूरी के ऊपर जो प्रॉपर्टी का निर्माण होता है उसको महाद्वीपीय निर्माण के कारी शक्तियों के रूप में जाना जा सकता है। जैसे उदाहरण की यदि हम बात करें तो जो कच्छ की खाड़ी है उसके आसपास 1500 वर्ग किलोमीटर में एक भूमि है। 1500 वर्ग किलोमीटर की जो भूमि है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ जाती है। जो स्थानीय भाषा में जो लोग हैं उसे अल्लाह बांध के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जहाँ पर विस्तृत रूप से कहीं किसी भूमि का निर्माण होता है उसको विस्तृत महाद्वीपीय निर्माणकारी हलचल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया
जनक बल, जहाँ पर महाद्वीपों का निर्माण होता है और जहाँ पर लंबवत शक्तियाँ कार्य करती हैं वह महादेश जनक बल होता है, जिसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ऊपरीमुखी बल और दूसरा है अधोमुखी बल। तो ऊपरीमुखी बल क्या होता है? ऊपरीमुखी बल जिसको उन्मजन की क्रिया भी कहते हैं, यानी वो बल जिसके अंदर भूमि है वो ऊपर की ओर उठ जाती है, ठीक है, ऊपर की ओर उठ जाती है, उसे ऊपरीमुखी बल के नाम से या उन्मजन की क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे जो भारत के अंदर जो भारत का पूर्वी तट अपन कह सकते हैं, पूर्वी तट के आसपास जो चिल्का झील है वहाँ पर 6 से 9 किलोमीटर के एरिया के अंदर भूमि है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ गई, ठीक है, जो कि किसका उदाहरण है? ऊपरीमुखी बल का या फिर उन्मजन का उदाहरण है। जहाँ पर भूमि है वो ऊपर की ओर उठ जाती है उसको उन्मजन क्रिया या फिर ऊपरीमुखी बल के नाम से जाना जाता है। यह अचानक से ना होकर धीरे धीरे यानी अपन कह सकते हैं कि 100 वर्षों में 1 किलोमीटर ऊंची उठना। तो इस प्रकार से जो बल है इनमें धीमी गति से कार्य करते हैं, लेकिन वो इस तरह से कार्य करते हैं कि वो अपन को दिखाई नहीं देते और धीरे धीरे अपना कार्य है वो करते रहते हैं। तो जहाँ पर भूमि का ऊपर की ओर उठना कहलाता है ऊपरीमुखी बल या उन्मजन की क्रिया, ठीक है। अब दूसरा है अधोमुखी बल। अधोमुखी बल वे बल होते हैं जहाँ पर धरातल का नीचे बैठना, ठीक है, नीचे की ओर धंसना निमज्जन या अधोमुखी बल के नाम से जाना जाता है। इसका उदाहरण है केरल, कोलकाता और मुंबई तट के ऊपर यदि देखा जाए तो वहां पर उन तटों के ऊपर जो वृक्ष हैं उन वृक्षों की, प्राचीन वृक्षों की जो अपन कह सकते हैं पीट कोयले के रूप में प्राप्त हुए हैं, वहां पर इन तटों के ऊपर दबे हुए पाए गए हैं, जो कि भूमि के धसाव का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिसको निमज्जन के रूप में जाना जाता है, यानी अधोमुखी बल के नाम से उसको जाना जाता है। अब उसके बाद है पर्वत निर्माणकारी बल। महादेश जनक बल लंबवत कार्य करते हैं और इससे महाद्वीपों का निर्माण होता है। पर्वत निर्माणकारी बल, जैसे नाम से पता चल रहा है कि पर्वत निर्माणकारी बल वे बल जिनसे पर्वतों का निर्माण होता है उनको पर्वत निर्माणकारी बल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो 2 रूपों में कार्य करता है। पहला है तनाव और दूसरा है संपीड़न, यानी कोई भी धरातल के आंतरिक भाग में जब बल कार्य करते हैं तो उनके बलों के आंतरिक भाग में कार्य करने से तनाव होता है और तनाव होने से चटक्कन, यानी अपन किसी भी चीज को खींचते हैं, खींचने से क्या होता है उसमें चटकन आती है, वो टूट जाती है। तो उसी प्रकार से तनाव उत्पन्न होता है और तनाव से चटकन और भ्रंशन की क्रिया होती है, जिसके द्वारा कुछ पर्वत निर्माणकारी घटनाएं घटित होती हैं। कहीं चट्टानों का निर्माण होता है तो कहीं दरारों का निर्माण होता है। तो ये हो गया तनाव, ठीक है। दूसरा है संपीड़न। संपीड़न का मतलब है चट्टानों के खिंचाव और भिंचाव की स्थिति को अपन संपीड़न कह सकते हैं, यानी चट्टानों का एक दूसरे की तरफ खिसकने की प्रक्रिया ही संपीड़न कहलाती है, जो 2 भागों में विभाजित अपन इसको कर सकते हैं। पहला है संवलन और दूसरा है वलन। तो संवलन क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब आंतरिक रूप से पर्वतीय संचलन कार्य करते हैं तो वह एक दूसरे से टकराकर या तो ऊपर की ओर उठ जाते हैं या नीचे की ओर धंस जाते हैं, यानी उत्संवलन और अवसंवलन की क्रिया उससे होती है, जिसको संवलन की क्रिया कहते हैं, यानी एक दूसरे से टकराकर ऊपर की ओर उठना, पर्वतों का निर्माण करना, ठीक है, तो वो कहलाता है संवलन। अब उसके बाद है वलन। तो वलन क्या होता है? जब आंतरिक भाग में जब पर्वतीय संचलन कार्य करता है तो वो एक दूसरे की से दूर जाकर
संपीड़न होता है और संपीड़न होने के कारण उनमें लहरदार मोड़ पड़ जाते हैं, यानी लहरदार मोड़ पड़ने के कारण पर्वतों का निर्माण होता है, जिनको वलन कहते हैं। जो वलित पर्वतों का उदाहरण हम दें तो हिमालय पर्वतमाला एक नवीन वलित पर्वतमालाओं में माना जाता है, जो कि वलन के द्वारा इसका निर्माण माना जाता है। यानी वलन लहरदार मोड़ पड़ने के कारण जिन पर्वतों का निर्माण होता है उनको वलित पर्वतमाला या वलन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका धीमी गति वाले बल या पटल विरूपणी बल। ठीक है, अब उसके बाद है आकस्मिक बल। तो आकस्मिक बल कौन से होते हैं, यानी अचानक इंटीरियर में जो अचानक घटनाएं घटती हैं उसके उत्तरदायी कौन से होते हैं, आकस्मिक बल होते हैं। यानी इंटीरियर में अचानक जो घटनाएं घटित होती हैं उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं आकस्मिक बल, जिसके अंदर आते हैं ज्वालामुखी। यदि कोई भी ज्वालामुखी फटता है तो उसके फटने से पहले पता नहीं चलता कि ज्वालामुखी फटने वाला है, तो जो ज्वालामुखी इंटीरियर में जो लावा होता है वो अचानक से धरातल से बाहर आता है, यानी अत्यधिक गर्म होगा और गर्म होने के बाद जब वो धरातल से बाहर आएगा तो उसके पास रहने वाले स्थानीय लोगों का जान माल की जो हानि होगी, तो वो अचानक घटनाएं जो घटती हैं जिसमें ज्वालामुखी भी एक आकस्मिक घटना के रूप में जाना जाता है। अब दूसरा है भूकंप। तो भूकंप की घटना के बारे में किसी को नहीं पता चलता, रात को सोते सोते लोग रह जाते हैं भूकंप के अंदर, उसमें भी खूब जान माल की हानि होती है। तो इंटीरियर में जब चट्टानें टकराती हैं तो टकराने से क्या है, भूकंप की घटनाएं घटित होती हैं और वो भी अचानक से घटित होती हैं, और यह भी एक आकस्मिक बल का ही कारण है। आकस्मिक बल के कारण ही अपने पृथ्वी के धरातल पर भूकंप आते रहते हैं। ठीक है, अब तीसरा है भूमिस्खलन। तो भूमिस्खलन क्या है, हमारे आसपास में कई बार क्या चट्टानें होती हैं और उन चट्टानों का जो संगठन है वो कई बार क्या होता है, धीरे धीरे ढीला पड़ता जाता है, और ढीला पड़ने के कारण कई बार बारिश के समय में या कई बार ऐसे समय में वो क्या है, खिसक कर नीचे गिर जाती है, और नीचे गिरने से क्या है, कई बार अचानक से ऐसे गिरने से कई बार जान माल की हानि होती है, जिसको भूमिस्खलन लैंडस्लाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आकस्मिक बल। धीमी गति वाले बल में महाद्वीपों का निर्माण और पर्वतों का निर्माण होता है, और आकस्मिक बल में ज्वालामुखी की क्रियाएं घटती हैं, भूकंप होता है और भूमिस्खलन होता है। ठीक है, अब उसके बाद अपन बात करें बहिर्जात बल की। वो तो पृथ्वी के इंटीरियर में जो बल कार्य करते हैं उनको अंतर्जात बल के नाम से जानते हैं, और पृथ्वी के ऊपर जो बल कार्य करते हैं उनको बहिर्जात बल के नाम से जाना जाता है। यानी बहिर्जात बल अपन बात करें यदि अरावली पर्वतमाला को ही ले लीजिए। अरावली पर्वतमाला है वो, उसका गुरु शिखर की जो चोटी है वो 1722 मीटर उसकी ऊंचाई है वो मानी जाती है, लेकिन क्या वो हमेशा से ही इतना ऊंचा रहा होगा, नहीं ना, क्योंकि कोई भी जो पर्वत पठार चट्टान कोई भी उत्थित होता है तो उसके उत्थित होते ही उस पर परिवर्तनकारी शक्तियां हैं वो कार्य करना चालू कर देती हैं, और धीरे धीरे कार्य करने से क्या होता है, एक दिन वो उनके ऊपर इतना काट छांट कर देती हैं कि वो एक दिन समतल प्राय मैदान के अंदर बदल जाता है। तो जो बहिर्जात बल है उसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पहला है अपक्षय और दूसरा है अपर्दन। तो अपक्षय की बात करें तो जब कोई भी चट्टान है वो एक जगह रहती है और उस चट्टान के ऊपर भौतिक, रासायनिक, जैविक क्रियाएं हैं वो अपना कार्य करती रहती हैं, और उनके कार्य करने से वो चट्टानें हैं वो टूटती रहती हैं, उनमें वो खिसकती रहती हैं, टूटती रहती हैं, जिसको अपक्षय के नाम से जाना जाता है। यानी चट्टानों का एक जगह टूटना, भौतिक क्रियाएं, यानी उन चट्टानों के ऊपर वर्षा भी अपना कार्य करती है, तापमान भी अपना कार्य करता है, सूर्य, तापमान, पाला, तुषार सब अपना कार्य करते रहते हैं, जिसके कारण वो चट्टानें हैं वो टूटती रहती हैं, और चट्टानों के इस तरह से एक जगह पड़े पड़े टूटने की क्रिया को अपक्षय के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से चट्टानों का टूटना एक अंतर्जात बल का ही एक कारण माना जाता है। फिर उसके बाद है अपर्दन। तो अपर्दन क्या होता है कि अपने धरातल पर गतिशील जो कारक होते हैं उन गतिशील कारकों के द्वारा धरातल पर
जो स्थलाकृतियाँ हैं उन स्थलाकृतियों के अंदर जो काट छांट होती है, उन काट छांट के द्वारा जो अपने द्वारा वो काट छांट करते हैं उसको अपर्दन की क्रिया के अंदर शामिल किया जाता है। यानी पहले जैसे अपन बात करें नदी की, जब नदी बहती है तो वो अपने आसपास में आने वाले अवरोधकों को धीरे धीरे काटती रहती है, पर्वत हो या पठार हो, वहाँ पर जैसे नदी निकलती है तो वो निकलती है तो उसके सामने आने वाले अवरोधक या फिर ढीली सेल की संरचना वाली सेलें जो होती हैं उनको वो धीरे धीरे काटती रहती है और काट कर उनको एक तरफ जमा करती रहती है। काटने की क्रिया को कहेंगे अपर्दन। और वो धीरे धीरे उनको क्या है ले जाकर एक जगह जहाँ पर उसका बहाव कम हो जाता है वहाँ पर वो उसको स्थापित करती रहती है, जिसके कारण भी कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है जिसको कहते हैं निक्षेपण। तो इस प्रकार से जो गतिशील कारक हैं वो अपना कार्य करते रहते हैं और गतिशील कारकों के द्वारा जो कटाव छटाव होता रहता है उसको अपर्दन कहते हैं। और अपर्दन के कारण जो मलबा बचता है उस मलबे का जमाव को निक्षेपण कहते हैं। तो अपर्दन के जो कारक हैं वो पहला है बहता जल यानी नदी, पवन यानी वायु, हिमनद यानी हिमानी, और सागरीय तरंग यानी सागर के तट के ऊपर जो पानी होता है, तरंगे होती हैं, वो काट छाट करती रहती है। और लास्ट है भूमिगत जल यानी काष्ठ शिलाकृतियों में कार्बोनेटीकरण के द्वारा जो भूमिगत जल के अंदर जो कटाव होता है और निक्षेपण होता है वो। तो इस प्रकार से बहिर्जात बल में अपक्षय और अपर्दन आएंगे और अपक्षय के अंदर